आप सभी को नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। आप सुन रहे हैं किताबें और मैं। यहाँ आपको सुनने को मिलेंगे प्रसिद्ध लेखकों के बेहतरीन उपन्यास, नाटक और कहानियाँ। तो बने रहिए मेरे यानी लवेश कुमावत के साथ और सुनते रहिए किताबें और मैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ रवींद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी नैनजोर के बाबू। किसी समय नैनजोर के बाबू बहुत प्रसिद्ध जमींदार थे और अपने राजसी ठाठ के लिए प्रसिद्ध थे। ढाके की कोमल मलमल भी शरीर पर चुभती थी। गुड़ियों की शादी पर वे हजारों रुपए व्यय कर देते थे। एक बार रात को दिन बनाने के लिए उन्होंने अनगिनत दीपक जलाए थे और आकाश से चांदी के तार सूर्य किरण की बनाकर लटकाए थे। यह समय बाढ़ आने से पहले का था। बाढ़ आई और उनमें अनेक संपन्न परिवार नष्ट हो गए। हमारे पड़ोसी कैलाश बाबू एक प्रज्वलित दीपक की अंतिम ज्योति थे। वे जब बड़े हुए तो सब कुछ समाप्त हो चुका था। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनकी शेष जमींदारी ऋण को भेंट हो गई। जो कुछ थोड़ा शेष रहा वह परिवार की सम्मान की दृष्टि से बहुत ही कम था। कैलाश बाबू नैनजोर छोड़कर कलकत्ते चले आए। उनके पुत्र की मृत्यु यौवन अवस्था में ही हो गई थी। उनके एकमात्र लड़की थी। कलकत्ते में कैलाश बाबू हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। कौतूहलवश उनकी पारिवारिक कहानी हमारी कहानी से बिल्कुल विपरीत है। मेरे पिता ने अपने बाहुबल से रुपया कमाया और कभी फिजूल खर्ची नहीं किया। उनके कपड़े मजदूरों के समान रहते थे। उन्होंने राजसी व्यय करने के कभी बाबूजी बनने की इच्छा नहीं की। मुझे अपने पिता के इस आचरण पर गर्व है। उन्होंने मुझे उच्च शिक्षा देकर मुझे अपने पैरों पर खड़ा किया। मुझे स्वयं निर्मित होने का गर्व है। मुझे अपनी तिजोरी में रखे हुए नोट थोड़ी तड़क भड़क की अपेक्षा अधिक प्रिय है। इसी भावना पर मैं कैलाश बाबू के मिथ्यापूर्व बड़प्पन और ऋण लेकर जीविका चलाने को पसंद नहीं करता था। वे मेरे पिता की मजदूर वृत्ति की हीन दृष्टि रखते थे। मेरे सिवाय और कोई पड़ोसी कैलाश बाबू से विपरीत भाव नहीं रखता था। वे सबके दुख सुख में काम आने को तत्पर रहते हैं और पड़ोस के प्रत्येक धार्मिक कार्यों तथा उत्सवों में सम्मिलित होते थे। छोटे बड़े सबका हंसकर स्वागत करते और घर की कुशल मंगल पूछते। मोहल्ले में जिससे मिलते उससे प्रश्नों की झड़ी लगाते थे। आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। कुशल मंगल। शशि कैसी है? दादा ठीक है ना? तुमने सुना? मुझे तो अभी मालूम हुआ कि मधु बाबू के लड़के को ज्वर है। हरिचरण बाबू तो कभी मिलते ही नहीं। रखाल कहाँ है? घर में देवियों को प्रसन्न है। कैलाश बाबू की ड्रेस साफ सुथरी रहती थी। वे अन्य वस्त्रों को बिस्तर को हवा लगाते, धूप में सुखाते और झाड़कर तह करके संभाल कर रखते थे। नौकर न रहते हुए भी वे अपनी सफाई स्वयं करते थे। कैलाश बाबू के पास 2-4 पूर्व चिन्ह शेष थे। चांदी का इत्रदान, चांदी का गुलाब पास, सोने का प्याला, बहुमूल्य शाल और एक पुरानी पगड़ी। इन वस्तुओं को बड़ी कठिनाई से साहूकारों के पंजों से बचाकर रखा था। त्योहारों के अवसर पर इन वस्तुओं को निकालकर वे अपनी वंश प्रतिष्ठा कायम रखते थे। अपने मित्रों में इनका जिक्र करते और समय उनका हृदय पूर्व स्मृति से भर आता था। पड़ोस के लोग उन्हें ठाकुर दादा कहा करते थे। वे उनकी बैठक में जाकर घंटों बैठा करते थे। उनको कष्ट देना अनुचित समझकर वे अपने साथ तंबाकू लाते और कहते, ठाकुर दादा यह तंबाकू गया से आया है, पीकर देखो तो कैसा है। ठाकुर दादा इसे पीते और उसकी प्रशंसा करते। फिर प्रसंग छोड़कर बताते कि हम नैनजोर में 1 गिनी का आधी चटांग वाला तंबाकू पिया करते थे और अब तो शायद ही कोई उसे पीना पसंद करे। मेरे पास थोड़ा सा रखा है, तुम्हें लाकर पिलाऊंगा। पर सब जानते थे कि हाँ करने से बक्स की ताली खो जाएगी और अथवा उनके पुराने नौकर गणेश ने उसे खो दिया होगा। वे कहते, नौकर चीज़ों को इधर उधर रख देते हैं,
गणेश बिल्कुल गधा है, किंतु मैं उसे नौकरी से अलग नहीं करना चाहता था। गणेश अपने स्वामी की रक्षा के लिए सब कुछ सहन कर लेता था। लोग भी कहते, जाने भी दो ठाकुर दादा, यही तंबाकू अच्छा है, वह तो बहुत तेज होगा। जब वे जाने लगते तो वे द्वार तक उन्हें पहुंचाने आते और चलती बार पूछते, आप लोग मेरे साथ भोजन किस दिन करेंगे? हम कहते, अभी नहीं दादा, फिर कभी देखा जाएगा। अच्छा ठीक है। वह कहते, ठीक है, वर्षा ऋतु आने दो, तब मैं बहुत बड़ा भोजन आप लोगों को दूंगा। किंतु जब वर्षा ऋतु आती तब कोई भी उनसे इसकी चर्चा न करने की सावधानी रखता। उनका घर बहुत छोटा था। लोग कहते थे कि दूसरा अच्छा मकान तलाश कर रहे हैं, पर वर्षों तक मकान नहीं मिलता था। ठाकुर दादा कहते, अब इस मकान को छोड़कर तुमसे अलग नहीं रहूँगा। वे तन्मय होकर नयनजोर और गौरव वर्णन करते और यही विश्वास रखते कि सब लोग मेरी बात को सत्य मान रहे हैं। कैलाश बाबू से विपरीत भाव रखते का मेरा एक कारण था। यद्यपि मैं संपन्न था और अपने परिश्रम करके छोटी अवस्था में एमए पास कर लिया था। मैं स्वस्थ और सुंदर युवक था। कन्याओं के लिए पिता मुझे देखने आते और मेरी स्वीकृति की याचना करते। मैंने अपने सम्मुख एक धनी कन्या की रूपरेखा खींच रखी थी और मैं अपनी भावना को हीरे मोती की तुला में तोलना चाहता था, किंतु मेरे योग्य कोई कन्या नहीं थी। मैं भवभूति की इस पंक्ति को याद करता था, इस वृतन संसार और अनंत काल में कभी तो कोई मेरे श्रेष्ठ वैभव के योग्य जन्म लेगा, किंतु इस युग और इस बंग भूमि में मेरी आशा पूर्ण होनी कठिन थी। मेरी गुणगाथा दूर दूर तक अनेक पिताओं की जीवा पर थी। वे अपनी मेरी आराधना करते और मैं प्रभु वेदी पर आसीन होकर उनको देखता था, क्योंकि मैं श्रेष्ठ युवक था। मैं पहले कह चुका था कि ठाकुर दादा के एक पुत्री थी। मैंने उसे अनेक बार देखा था, पर मैंने उसे कभी सुंदर नहीं सोचा, न मैंने कभी उसे जीवन संगिनी ही बनाने पर विचार किया। मुझे यह पूर्ण विश्वास था कि किसी दिन कैलाश बाबू भी अपनी पौत्री को देखकर मेरी वेदी पर आएंगे, किंतु उनके अब तक न आने पर मैं झुंझला रहा था। मैंने सुना कि ठाकुर दादा मित्रों से कह रहे थे कि नयनजोर के बाबू ने कभी लड़के के लिए पहल नहीं की। मैं भी नहीं करूँगा, चाहे मेरी लड़की कुंवारी ही बैठी रहे। मैं यह सुनकर क्रोधित हुआ, किंतु मुझे आशा थी कि मेरी शरण में अवश्य आएंगे, क्योंकि मैं श्रेष्ठ युवक हूँ। जिस प्रकार बिजली में चमक होती है, उसी प्रकार मेरे क्रोध में आशा थी कि और मैं वृद्ध पुरुष को कुछ भी दंड न देकर बहुत दिन तक चुप बैठा रहा। किंतु एक दिन अनायास मुझे एक मनोरंजक उपाय सूझा। एक दिन एक रिटायर्ड सरकारी बाबू ने कैलाश बाबू से पूछा, मुझे कल छोटे लाड साहब मिले थे। उन्होंने कहा कि समस्त बंगाल में केवल 2 प्रतिष्ठित परिवार हैं, एक महाराज काशीपुर और दूसरा नयनजोर के बाबू। यह सुनकर वे आनंद विभोर होकर अपनी वंशावली बताने लगे। उस दिन से वे उस सरकारी बाबू से प्राय पूछा करते, लाड साहब फिर कब भेंट होगी? हाँ, मैं यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। बच्चे कैसे हैं? उन्हें मेरी ओर से प्यार कर देना। एक दिन मैंने उनसे एकांत में कहा, ठाकुर दादा, कल मैं छोटे लाड साहब से मिला था। उन्होंने नयनजोर के बाबू का जिक्र किया। मैंने उन्हें बताया कि कैलाश बाबू कलकत्ते आए हुए हैं। यह सुनकर उन्हें दुख हुआ कि आपने अभी तक उन्हें बुलाया क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि आज ही शाम को उनके घर जाकर उनका सम्मान करूंगा, और कोई होता तो मेरे इस खेल को तुरंत समझ जाता। किंतु लाड साहब की बात वे सरकारी बाबू से पहले भी सुन चुके थे, और फिर वे स्वयं भी तो 2 बातें बनाते थे। इसीलिए लाड साहब का आना सुनकर वे घबरा गए। सबसे बड़ी चिंता तो यह हुई कि अंग्रेजी नहीं जानते। मैंने कहा कि लाड साहब के साथ द्विभाषिया रहता है, और फिर यह तो निजी भेंट है। संध्या समय पर जब पड़ोसी अपने अपने काम पर गए हुए थे, एक घोड़ा गाड़ी कैलाश बाबू के द्वार पर आकर रुकी। उसमें
दो चपरासियों ने उतारकर उच्च स्वर में कहा, छोटे लाट साहब। कैलाश बाबू अपने पुराने कीमती वस्त्र पहने तैयार थे। उनके पीछे उनका सेवक गणेश भी चपरास लगाए खड़ा था। छोटे लाट साहब का आगमन सुनकर कैलाश बाबू दौड़कर द्वार पर आए और झुक झुक कर वेशधारी मेरे मित्र का सम्मान किया। वे एक सलाम झुकाते और एक एक कदम पीछे हटाते जाते थे। कमरे में एक कुर्सी पर उन्होंने अपनी कीमती शॉल बिछाया था। उसी पर लाट साहब बैठ गए। कैलाश बाबू ने एक स्वर्ण मोहर उनको भेंट करके अपनी रटी हुई बात कह डाली और गणेश ने इत्रदान में से इत्र पेश किया। कैलाश बाबू ने निवेदन किया, मुझे श्रीमान का यथोचित सत्कार न कर सकने का दुख है। यदि श्रीमान नयनजोर पधारते तो कुछ सेवा बन सकती। यहाँ कलकत्ते में तो मैं पानी से बाहर मछली के समान हूँ। मेरे मित्र ने गंभीरता से सिर हिला दिया। अंग्रेजी सभ्यता के अनुसार उसे अपना हैट उतार लेना चाहिए था, किंतु भेद खुल जाने के भय से उसने हैट नहीं उतारा। कैलाश बाबू और गणेश ने इस विपरीत आचरण को अनुभव किया। 10 मिनट की भेंट के बाद मेरा मित्र वहाँ से चल दिया। पूर्व योजनाओं के अनुसार दोनों चपरासियों ने इत्रदान, शॉल और प्याला और मोहर उठाकर गाड़ी में रख दी। कैलाश बाबू ने इसे छोटे लाट साहब का नियम समझा। मैं दूसरे कमरे में सब खेल देख रहा था। अब मैं अपनी हंसी नहीं रोक सका। मैं दूसरे कमरे में चला कि मैंने एक कोने में सुबकती हुई लड़की की आवाज़ सुनी, मानो उसका हृदय टूट जाएगा। जब उसने मेरी हंसी सुनी तो क्रोधित होकर अपने कृष्ण नेत्र मेरी नेत्रों से मिलाकर मुझसे पूछा, बताओ मेरे दादा ने तुम्हारा क्या अपराध किया है? तुमने उन्हें धोखा दिया है। तुम यहाँ आए हो क्यों? अगर आगे नहीं बोल सकी वह रोने लगी। मेरा हाथ से उड़ गया। मैंने तो यही सोचा था कि केवल एक मनोरंजन मात्र है। मुझे यह आभास भी नहीं हुआ कि यह व्यवहार से मैं एक कोमल हृदय को महान पीड़ा पहुंचाऊंगा। मेरी अंतरात्मा ने मुझे धिक्कारा। मैं चुपचाप पिटे हुए कुत्ते की भांति बाहर निकल आया। अब तक मैंने कैलाश बाबू की पौत्री कुसुम को विवाह हाट में एक शून्य पदार्थ मात्र समझ रखा था, किंतु आज इस कमरे में एक कोने में मैंने एक मनुष्य हृदय को रोते हुए देखा। उस रात्रि को मुझे नींद नहीं आई। मेरा हृदय व्याकुल था। सवेरा होते ही मैं उनकी सब चीज़ें लेकर एकांत में गणेश को देने के लिए कैलाश बाबू के यहाँ गया। मैं द्वार पर खड़ा रहता, लेकिन किसी को न पाकर मैं ऊपर कैलाश बाबू की बैठक में गया। सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते मैंने सुना कि कुसुम पूछ रही थी, दादा कल लाट साहब ने क्या क्या बातें की, एक एक शब्द सुना दो। पर दादा ने विजेता की भांति गर्वित होकर बढ़ा चढ़ाकर बातें सुनाई और कुसुम अपने दादा को तनिक भी हतोत्साह न करके पूर्ण संयम से दत्तचित्त हो सुनने लगी। मेरा हृदय भरा आया और नेत्रों में आंसू आ गए। मैं सीढ़ियों में खड़ा रहा और जब ठाकुर दादा लाट साहब की भेंट सुनाकर वहाँ से चले गए तो मैंने सब चीज़ें लड़की के चरणों में डाल दी और चला गया। दिन चढ़े मैं फिर उनके घर गया। पहले मैं कभी कैलाश बाबू का अभिवादन नहीं करता था, किंतु आज मैंने उनके चरण छुए। उन्होंने इस सम्मान के कारण लाट साहब को भेंट समझा। वे हम सब लोगों की भेंट का वर्णन सुनाने लगे। जब लोग चले गए तब मैंने एकांत में उनसे कहा, यद्यपि मुझे ऐसा संभ्रांत और सम्मानीय परिवार में विवाह हो जाने की आशा नहीं है, पर फिर भी कैलाश बाबू ने मुझे हृदय से लगा लिया और कहा, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ। क्या मेरा ऐसा सौभाग्य हो सकता है? जीवन में केवल इसी क्षण उन्होंने गरीबी स्वीकार की थी। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही और कहानियों के लिए सुनते रहिए किताबें और मैं। तब तक के लिए धन्यवाद।